संसद जो है सबों के बाप की है, जो यहाँ की जनता है। क्या आप चाहते हो कि अफजल गुरु का दूसरा रूप बनना चाहते हो? अगर मात्र 5 लोग भी अगर छात्र निकल गए, 5 लोग भी छात्र निकल गए, तो मैं एडवोकेसी से मैं रिजाइन कर दूंगा। ये छात्र का मूवमेंट ही नहीं है। वो उनकी मंशा है कि जिस तरह बांग्लादेश की स्थिति खराब होकर लोग भीख मांग रहे हैं, वही स्थिति वो चाह रहे हैं कि भारत में भी हो जाए और राहुल गांधी आकर फंड बैठकर यहाँ पर जो है फू फू फू, आ जाओ चाइना, आ जाओ अमेरिका, आ जाओ इंग्लैंड, आ जाओ जापान, आ जाओ फ्रांस। ये जो तिलचट्टे हैं उनको बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि एक तिलचट्टा एक गंध छोड़ता है, फॉर्मोन्स, एक गंध होता है। वो फॉर्मोन्स नाम का एक जो एग्रीगेटेड गंध है, वो दूसरे तिलचट्टा को बुलाता है। उसी तरह ये तथाकथित जो कॉकरोच के रूप में जो आए हैं, वो लोग बेसिकली देशद्रोही कॉकरोच के रूप में आए हैं। धारा जो पुलिसकर्मी के सुरक्षा बल के खिलाफ जो आती है, उसमें जो धारा 132, 133 BNS की धारा उसमें लग सकती थी और लग भी गई होगी। तो इसके अलावा जो है संसद भवन की जो सुरक्षा का है, तो वहाँ जो BNS की जो धारा है आपको 386 और 387 ये जो है मतलब संसद भवन की जो मर्यादा को भंग करने की जो व्यवस्था को इन्होंने चैलेंज किया था पूरा, और तो वो भी इन लोगों पर लग सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। कल जंतर मंतर से जो प्रोटेस्टर्स हैं सड़कों पर उतर आए थे, संसद की तरफ कूच कर रहे थे, घेराव करने की पूरी कोशिश की गई। देखिए बहुत ज़्यादा जो है क्षति हुई है सरकारी प्रॉपर्टी को। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, पुलिस पे पथराव हुआ है, लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा किया गया है जो प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर। लेकिन अभी हम सब बात करेंगे कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती थी और हो सकती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी भी अरेस्ट किया हुआ है पुलिस के द्वारा। तो अभी मेरे साथ एडवोकेट ध्रुव जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पर जो कल हुआ है, जो प्रोटेस्टर्स ने किया है, सड़कें जो जाम की थी सर, जिन्होंने पुलिस पर भी पथराव किया है, गाड़ियां तोड़ी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। कानूनी तौर पर उन पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती थी और अभी भी अगर चाहें तो हो सकती है? देखिए, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, संसद भवन को ज़बरदस्ती प्रवेश करना और पुलिस और अन्य तरह के जो कर्मी थे वहाँ पर सुरक्षा में जो लगे हुए थे, उन पर अटैक कर हाँ, पत्थरबाजी कर या वो जितने भी जो भी हथियार थे उनके पास सारे लेकर उन पर जो है जबरन प्रवेश करने की जो कवायद की गई, उसमें धारा जो पुलिसकर्मी के सुरक्षा बल के खिलाफ जो आती है, उसमें जो धारा 132, 133 BNS की धारा उसमें लग सकती थी और लग भी गई होगी, बिकॉज बहुत सारे प्रोटेस्टर्स अरेस्ट हुए हैं और 126 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। वो सभी के सभी जो राम मनोहर लोहिया और कुछ अन्य अस्पतालों में एडमिटेड हैं। तो इसके अलावा जो है संसद भवन की जो सुरक्षा का है, तो वहाँ जो BNS की जो धारा है आपको 386 और 387 ये जो है मतलब संसद भवन की जो मर्यादा को भंग करने की जो व्यवस्था को इन्होंने चैलेंज किया था पूरा, और तो वो भी इन लोगों पर लग सकती है। लेकिन तमाम जो छात्र थे, जो कॉकरोच अपने आप को बोल रहे थे और सड़कों पर उतरे हुए थे, उनसे अगर हम सवाल ये कर रहे थे कि आपको संसद जाना क्यों है, संसद का घेराव करना क्यों है, तो उनको ये कहना था संसद किसी के बाप की नहीं है, संसद जाना हमारा अधिकार है। और संसद जो है सबों के बाप की है, जो यहाँ की जनता है, जो सिटीजन्स राइट्स है जिनका। लेकिन संसद भवन जो बना हुआ है एक कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत अधिकृत है, निहित है। तो उसमें जो जनता जो है चुनकर अपने प्रतिनिधि को भेजकर वहाँ संसद भवन में अपनी बात को रखवाती है। लेकिन जब खुद जो है जनता उग्र होकर और कानून कायदा सिस्टम जो संसद में जाने का देखने का है, वो आप अगर संसद में जाने की आपको बहुत शौक है तो आप जीत कर आओ,
MP MLA बनकर आओ, तब जाओ। ये आप लाठी डंडा पत्थर उठाकर, जैसे वो क्या नाम था उसका, एक आतंकवादी था गुरु, अफजल गुरु। हाँ, तो उसने भी जो संसद भवन पर प्रवेश किया तो बहुत सारे गोली बंदूक बम पिस्तौल लेकर प्रवेश किया। तो क्या आप चाहते हो कि अफजल गुरु का दूसरा रूप बनना चाहते हो? इस देश में आप दिखाना चाहते हैं कि हर आतंकवादी हर स्टूडेंट को बदनाम करने के लिए ये गुंडे मवाली जो है स्टूडेंट के नाम पर संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे हथियार लेकर या अन्य तरह की। कई बार, एक बार और घटना घटी थी कि संसद भवन में घुसकर जो है उन्होंने बारूद पटाखा फोड़ दिया था। तो आप क्या चाहते हो कि आपको इस तरह की छूट दी जाए कि संसद भवन में बैठकर अंदर घुसकर जो है हज़ारों की संख्या में जाना चाह रहे थे। तमाम लोगों का यही कहना था, जो छात्र अपने आप को बता रहे थे कि हम इसी संख्या में जो है संसद भवन। तो मैं आपको लिखित रूप से एफिडेविट कर देता हूँ। आप पत्रकार हैं, आप जंतर मंतर पर अभी चले जाइए, अभी इसी वक्त, और वहाँ पर रैंडम 25 लोगों का इंटरव्यू लीजिए, मात्र 25 लोगों का। अगर 25 लोगों में अगर मात्र 5 लोग भी अगर छात्र निकल गए, 5 लोग भी छात्र निकल गए, तो मैं एडवोकेसी से मैं रिजाइन कर दूंगा। अच्छा। बिकॉज मैं खुद देखा हूँ वहाँ 99% सब जो है वो छात्र हैं ही नहीं। ये छात्र का मूवमेंट ही नहीं है। छात्र का मूवमेंट जो है, असली छात्र का मूवमेंट, देखिए कांग्रेस के ज़माने में भी कई छात्र के मूवमेंट हुए। आप 1965 में हिंदी तमिलियंस का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, पूरे देश में मूवमेंट हुआ था। उसके बाद जो है 1975-76 में JP आंदोलन का स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ था, बड़े पैमाने पर पूरे भारत में जो मूवमेंट हुआ था, समझे ना। वो उसके बाद जो है OBC के इशू पर जो है मंडल कमीशन आयोग का 1990 में मूवमेंट हुआ था, समझे ना। बहुत बड़ा स्टूडेंट्स मूवमेंट था, कई लोगों ने सेल्फ वो भी दाह भी किया था। अब ये 2026 में आकर आप एक सैटारिकल कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हो, ठीक है भाई, बनाओ, सैटारिकली ठीक है, लेकिन आप उसको एक पब्लिक सेंटिमेंट में ढालकर देश के खिलाफ काम करना चाहते हो। और आप चाहते हैं कि देश में पूरी व्यवस्था को, नेपाल, वहाँ कई लोग कह रहे हैं कि हम नेपाल की स्थिति बना देंगे, है, मेरे वीडियो में बोला है, बांग्लादेश की स्थिति बना देंगे भारत को, हम श्रीलंका की स्थिति बना देंगे भारत को। और इस तरह से जो वहाँ की स्थिति क्या ठीक है? बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति ठीक है सरकार को गिराकर? हाँ, ये सवाल आपका है कि वो उनकी मंशा है कि जिस तरह बांग्लादेश की स्थिति खराब होकर लोग भीख मांग रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की स्थिति खराब होकर लोग आटे और रोटी और चावल के लिए तरस रहे हैं, नमक के लिए तरस रहे हैं, और जिस तरह श्रीलंका में 1-1 रुपये के लिए लोग तरस रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इन तमाम देशों में, तो वो चाहते, नेपाल की भी वही हालत है, सरकार स्टेबल सरकार नहीं बन पा रही है, सारे जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, पार्लियामेंट, इस सब को जला दिया गया वहाँ के द्वारा। तो वही स्थिति वो चाह रहे हैं कि भारत में भी हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो जाए, प्रधानमंत्री भी हो जाए, और राष्ट्रपति भी हो जाए, सारा मंत्रिमंडल ख़त्म हो जाए, और राहुल गांधी आकर फन बैठकर यहाँ पर जो है फू फू फू, आ जाओ चाइना, आ जाओ अमेरिका, आ जाओ इंग्लैंड, आ जाओ जापान, आ जाओ फ्रांस, और यहाँ पर राज करो, जो उनकी मंशा है। नहीं तो राहुल गांधी क्या अच्छे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? क्या उनको क्या योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की? 2 लाइन अंग्रेजी बोलने के अलावा उनके पास क्या योग्यता है, क्या समझ है प्रधानमंत्री बनने की? हमें बताइए। कोई भी अच्छी बात, गरिमामय बात या सार्थक बात उन्होंने आज तक बोली हो कि हाँ भाई देश को आगे बढ़ाने के लिए ये रोड मैप है, अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो ये रोड मैप मैं बता रहा हूँ, इससे जो है भारत देश सभी दुनिया में सबसे मजबूत और प्रभावशाली देश बन जाएगा। पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना मजबूत है तो लगता नहीं है कुछ तो अच्छा डिसीजन ले ही सकते हैं। तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो इतना ख़राब है कि जितने भी कांग्रेसी जो भारत में राज किए हैं, भारत का गर्त ही कर दिए हैं। अब ये जो एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जब से पहली दफ़ा जो नेहरू के द्वारा जो एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, वो कौन बना था जानती हैं आप? वो एक
अफगानिस्तान से, उसके बाद वो अरब में गया। अरब का आया हुआ आदमी जो अनपढ़ था, सिर्फ दस्तखत करना जानता था, जिसको अब अमामुल क्या अब्दुल्ला क्या कहते हैं, हाँ हाँ, वो आकर यहाँ पर जो है एजुकेशन मिनिस्टर बन गया। और उनको एजुकेशन मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कि जितने भी टेनेंट्स हैं उन चीज़ों को जो है आगे बढ़ाओ और गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म करो और पूरे जो फंडामेंटलिस्ट एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। और लगातार जो है एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो मुसलमान ही जो है इस देश में एजुकेशन कैबिनेट एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार की कांग्रेस में बनते रहे। और उनका जो पांचों जो ये जो बने भारत में 5 बार लगातार, समझे ना, तो पांचों की मंशा क्या थी? भारत, क्या फर्क पड़ता है, हिंदू बने मुस्लिम बने एजुकेशन फर्क मिनिस्टर? तो पड़ा ना, फर्क तो ये पड़ा कि देश में जो हमारी जो कानून बना कर आप भारत में जो है ऐसे कानून है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक पढ़िए, ऐसे कानून बने हुए हैं कि आप मदरसा में पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं स्कूल खोलकर, लेकिन आप ये नहीं पढ़ा सकते, गीता रामायण नहीं पढ़ा सकते। आपको बैन लग कर दिया गया कि गीता रामायण आपको बैन किया जाता, नहीं पढ़ा सकते। आप कन्वर्जन का जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड का कानून बना दिया कि आप जहाँ चिपका दो वहाँ पर वो सब वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो गया, मकान हो गया, घर हो गया, 1995 में बनाया। उसके बाद उन्होंने ये कानून बना दिया कि जितने भी पुराने मंदिरों को तोड़कर जहाँ मस्जिदें बनी, कब्रगाह बने या अन्य तरह की जो स्ट्रक्चर्स बने, जैसे आगरा ताजमहल बना है, इन तमाम चीज़ों को आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है उसको री इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, रीस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इस तरह के कई ऐसे कानून बना दिए गए जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को गर्त में डालने के लिए, उनकी आइडेंटिटी, संस्कृति को ख़त्म करने के लिए, उनकी पहचान को ख़त्म करने के लिए। और देश के 1947 में देश का बंटवारा, विभाजन होने के बावजूद भी जो पूरी दुनिया में आज तक मजहब के आधार पर कहीं बंटवारा नहीं हुआ है। आपको वियतनाम का बंटवारा हुआ, ईस्ट वियतनाम, वेस्ट वियतनाम, जर्मनी का हुआ, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, इस युगोस्लाविया का हुआ, कई देश को, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हाँ, कई देश आपस में बटे, सोवियत यूनियन भी बटा, लेकिन सब भाषाई आधार पर बटे या कल्चरल आधार पर बटे या अन्य तरह के फिलोसफिकल इसे, लेकिन मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई देश नहीं बटा था, सिर्फ भारत को छोड़कर। और जब भारत में मजहबी आधार पर 1947 में जितनी पॉपुलेशन मुसलमानों की थी, उस आधार पर उन्होंने दोगुना ज़मीन लिया, रिसोर्सेज लिया और एक इस्लामिक राष्ट्र उन्होंने बनाया, कोई सेकुलर राष्ट्र नहीं बनाया उन्होंने। तो जो बचा हुआ देश था वो हिंदुओं का देश था, बिकॉज हिंदुओं के से उन्होंने बंटवारा किया, बिकॉज अंग्रेज़ तो आए थे और चले गए, तो बाकी तो हिंदू ही बचे, चाहे सिख कह लो, जैन कह लो या बौद्ध कह लो, सब हिंदू के ही पार्ट है, उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सिस्टम से गवर्न होता है आज भी, समझे ना। 90% लोगों को मदरसा सिस्टम, मस्जिदों के द्वारा ऐसा ट्यूटर कर दिया गया माइंड को कि आप जो है देश के खिलाफत करो। तो इन सब का आज के एजुकेशन सिस्टम से क्या लेना देना है? आज का एजुकेशन सिस्टम बदलने की इसलिए ज़रूरत है। ये लोग कह रहे हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम में RSS घुस गया, एजुकेशन सिस्टम अंबानी अडानी घुस गए। अरे भैया, तो फंडामेंटलिस्ट घुस रहे हैं तो तब तुमको प्रॉब्लम नहीं है। घुसकर जो है पूरे गांव-गांव में बच्चों को जो है मदर टेरेसा और फादर और मदर का जो वो सॉन्ग्स होता है वो पढ़ाते हैं, उसका प्रेयर करवाते हैं, तो तब तुमको प्रॉब्लम नहीं होता है। जब यहाँ के जो मूल संस्कृति है भारत की, अगर उस ढंग से अगर सरस्वती विद्या निकेतन चल रहा है, या प्रधान ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है? धर्मेंद्र प्रधान का बैकग्राउंड RSS का है, उनके पिताजी भी RSS के बड़े लीडर थे, समझे ना, और कार्यकर्ता थे, लीडर नहीं कहा जाए, आंदोलनकारी कार्यकर्ता थे। तो
वो एक डिवोटेड हैं और देश की संस्कृति को, दशा दिशा को एक बेहतर रूप देना चाहते हैं, स्वरूप देना चाहते हैं। तो ये जो तिलचट्टे हैं उनको बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि एक तिलचट्टा एक गंध छोड़ता है, फॉर्मोन्स, एक गंध होता है, वो फॉर्मोन्स नाम का एक जो एग्रीगेटेड गंध है वो दूसरे तिलचट्टा को बुलाता है, तीसरे को बुलाता है। इसीलिए जब भी देखिएगा ये अंधेरे में रहकर पूरा अपना लॉबी क्रिएट करते हैं और उस चीज़ों को जहाँ जमा हो जाते हैं उस चीज़ को खाकर ख़त्म कर देते हैं, समझे ना। उसी तरह ये तथाकथित जो कॉकरोच के रूप में जो आए हैं और जो देश मतलब अपने को देशभक्त कह रहे हैं, तो वो लोग बेसिकली देशद्रोही कॉकरोच के रूप में आए हैं और अपना जो गंध छोड़ रहे हैं अपनी जुबान से, तो उससे जो बाकी जो देशद्रोही लोग हैं इनके साथ जुड़ कर जो है सड़क पर आप देखिए ना, जितने भी वो जो हंगामा किए थे ये लोग शाहीन बाग में, हाँ वो, और जितने भी विरोधी हैं जो सनातन को गाली दें, या अडानी अंबानी को छोड़िए उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, या राम मंदिर को, ये एक सीता माता को गाली दे रहे हैं, फिर उनको कंपेयर कर रहे हैं अंबानी की पत्नी नीता अंबानी से। तो ये लोग क्या है, इनका एजेंडा कहीं और है। इनका एजेंडा है कि देश में भारत की जो मूल संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसको डिमोरलाइज करो, उसका नैतिक पतन करो और अपना जो अजवा हिंद का जो इशू है उसको आगे बढ़ाओ और जो है उसको आगे बढ़ाओ। तो चिंतन जो एक आंदोलनकारी जो वर्ग है छात्रों का, उसके दिमाग को ख़राब कर दो, उसके दिमाग को कर, अरे तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तुमको कुछ मिल नहीं रहा है। मैं उन तमाम बच्चों के साथ हूँ, उन तमाम आंदोलनकारियों के साथ हूँ जो सचमुच जो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर चल रहे हैं, स्टूडेंट्स की जो बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था हो उसके लिए काम कर रहे हैं। और हम उनके साथ प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं, बिकॉज उनका वो हक बनता है, हुकूक बनता है, अधिकार बनता है। दे डिज़र्व द राइट अंडर आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड 19, समझे ना, और एजुकेशनल राइट्स उनका बनता है। लेकिन इनके अधिकारों, हक, हकूक़ की आड़ में ये जो तिलचट्टे जो है, जो फॉर्मन्स की छोड़ कर पूरे गंदगी को एक जगह जमात जंतर मंतर पर कर जो है देशद्रोही ताकतों को एक इकट्ठा किए हुए हैं और देश को जो है गर्त में ले जाने का इनका जो है पूरा कॉन्स्पायरेसी चल रहा है। तो इसका जो विरोध करना चाहिए और स्टूडेंट्स जो है पूरे देश में इनकी जाल में नहीं फंसे, अपनी आंदोलन अलग से करें। ठीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 2.25 लाख तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पूरे देश में कुल अमृत सरोवरों में करीब 27% हिस्सेदारी अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। पिछले 5 सालों में जल संबंधित कार्यों पर 16,000 करोड़ से अधिक का काम किया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जल संरक्षण की इसी व्यापक मुहिम का असर अब खेती, भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। जल संरक्षण बढ़ाने के लिए पहले मनरेगा के तहत कुल 266 अनुमान्य कार्यों में से 78 कार्य जल संरक्षण से संबंधित है। वहीं अब बीबी राम जी के तहत कुल 318 अनुमान्य कार्य है, जिनमें 107 कार्य जल सुरक्षा और जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें चेक डैम का निर्माण, सोकपीट का निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांधों का निर्माण, बेड़बंदी,
पौधारोपण शामिल है। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमृत सरोवर के निर्माण में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश लगभग 3 गुना आगे है। और ये उपलब्धि सिर्फ सरकारी निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो गांव-गांव में जल स्रोतों के संरक्षण और पूर्ण जीवन को जन भागीदारी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा परिणाम है। योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान बनाया, इसे जन जन तक पहुंचाया। गांवों में पुराने तालाबों का पूर्ण जीवन, नए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल असंचयन और जल स्रोतों से संरक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी, जल संकट से जूझ रहे इलाकों को स्थायी समाधान मिलने लगा, खेती, भूजल और पर्यावरण को मिल रहा बड़ा सहारा। अमृत सरोवरों और तालाबों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिली है, भूजल स्तर में व्यापक सुधार आया है, जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी है, जैव विविधता को बढ़ावा मिला है, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिली है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया आधार। जल संरक्षण अभियान का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ा है। अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और अन्य आजीविका गतिविधियों के नए अवसर विकसित हुए हैं। वीवी राम जी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जबकि जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जल संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को विकास, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिसे देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। अमृत सरोवर तालाब के पूर्ण जीवन और व्यापक जल संरक्षण कार्यों ने यह साबित किया कि सुनियोजित नीति, जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। बंजर बोया, उपजाऊ गाया, यही है योगी का किसान उद्धार। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम बंजर भूमि के उद्धार का मुख्य नोडल संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हुई थी। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर एरिया बंजर भूमि है, जो हरित क्रांति से वंचित रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे कृषि योग्य बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना चलाई है। ये योजना बंजर, बीहड़, जल भराव वाली और उसर भूमि को उपजाऊ बनाने का पर केंद्रित है। 2025 से 26 और 26 से 27 में प्रगति और लक्ष्य भी समझ लीजिए। 2026 से 27 तक तकरीबन आपको बता दें कि 43,850 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है, जिसमें 35,600 हेक्टेयर भूमि जो थी वो बंजर थी और इसके बाद 8,250 हेक्टेयर में जल भराव और कृषि वानिकी की जो है समस्या थी, जिसके बाद इस समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। इसमें बजट की अगर बात करें तो करीब 125 करोड़ राज्य क्षेत्र से जो है मुख्य खर्च इसमें जो है लगा है। कार्य की बात करें तो भूमि समतलीकरण, बेड़ जो है बंदी, चेक डैम, जल निकासी नाले बनाए गए, रासायनिक सुधारक, वृक्षारोपण और फसल उत्पादन सहायता जो है वो देखने के लिए मिली। और इनकी प्राथमिकता है जिसमें बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और SC/ST बहुल क्षेत्र है, जहां पर इसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करना, साथ ही साथ छोटे सीमांत किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को, SC/ST और भूमि आवंटित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ग्रामीण रोजगार सृजन, मनरेगा के साथ जो है आप कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है, भूजल संरक्षण और फसल उत्पादकता भी बढ़ाना इसका काम है। ऐसे में योगी सरकार ने उसर को उपजाऊ बनाया और बंजर धरती पर हरा भरा सपना जो है वो लहराने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने सरदार
वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को परियोजना की समीक्षा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल और अप्लायंसमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब और स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक परीक्षण, प्लेसमेंट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले, औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी। बैठक में बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वहीं अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता हो रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान का लक्ष्य रखा गया है, जबकि शिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नए आपको बता दें कि MSMI उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गीग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में बताया गया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ITE और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था ITEES के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। ये संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्रियान्वयन मॉडल से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे। परंपरा की माटी, आधुनिकता का रंग, वस्त्र, ग्राम उद्योग में योगी का नया संकल्प। योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग और माटी कला ग्राम उद्योग को रोजगार और स्वरोजगार के प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित कर रही है। दोनों क्षेत्रों को आधुनिक बनाने, कौशल विकास करने और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर है और योगी सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। वस्त्र और परिधान क्षेत्र कौशल विकास उद्योग की जरूरतों के अनुसार नई ट्रेनिंग का व्यवस्था। सामर्थ्य योजना के तहत तकरीबन 2.28 लाख प्लस युवा प्रशिक्षित हुए हैं, 87% जिसमें महिलाएं हैं। पार्क और क्लस्टर, संत कबीर के नाम पर वस्त्र और परिधान पार्क विकसित हो रही हैं। रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा देखने के लिए मिला है। माटी कला ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के जो लाभ है इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण, जो तकरीबन आपको बता दें कि 5% अंशदान और 25% सब्सिडी मार्जिन मनी, मुफ्त इलेक्ट्रिक का चौक यानी व्हील,
आधुनिक उपकरण यानी पग मिल, दिया, मशीन, पेंटिंग आदि की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है। प्रगति की बात करें तो 1331 प्लस इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं, 48,000 प्लस कारीगर परिवार चिन्हित किए गए हैं और मेले में तकरीबन 4.20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री देखने के लिए मिली है। मुफ्त मिट्टी खोदने की सुविधा जो है गांव के तालाबों से दी गई है। मुख्य फोकस पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ना है। युवा, महिलाएं और ग्रामीणों को स्वरोजगार देना है। एक जिला एक उत्पाद के साथ समन्वय बिठाना है। सीएम योगी के निर्देश पर दोनों क्षेत्रों को नवाचार प्लस परंपरा के मिश्रण से मजबूत किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो और युवा पलायन रुके। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को और बेहतरीन राज्य बनाने के लिए हर एक फील्ड में बड़ा योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बड़े कड़े फैसले ले रही हैं जिसके तहत रोजगार सृजित हो और साथ ही साथ जो परंपराएं, जो चीजें आप कह सकते हैं जैसे माटी से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें एक वक्त पे विलुप्त होती जा रही थी उसे वापस से लाकर उसका आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन करके इसे धरातल पर उतार के और इससे रोजगार सृजित करने का काम भी किया जा रहा है जिसके तहत योगी सरकार हर एक कदम उठा रही है।